आज का टॉपिक होगा हमारा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है और वह एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस वैद्युत क्षेत्र में उसको घुमाने में, यानी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करते हैं हम। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि ये समानांतर बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। तो यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र E है और इस वैद्युत क्षेत्र E में एक वैद्युत द्विध्रुव AB, यह वैद्युत द्विध्रुव AB क्षेत्र की दिशा से, यानी वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए स्थित है, या क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। ठीक है, यानी हमारा यह AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित होने के कारण वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर, आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पर दो बराबर विपरीत आवेश होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश और बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। तो यह आवेश जो है कहाँ स्थित है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, वैद्युत बल जो होगा वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा। यानी यह प्लस क्यू आवेश जो है वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो वैद्युत क्षेत्र E के कारण इस प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इस दिशा में स्थित होगा। ठीक है, कार्य करेगा। उसी तरह से माइनस क्यू आवेश पर, यह माइनस क्यू आवेश जो है, यानी वैद्युत द्विध्रुव का जो ए सिरा है इस पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश है, यह भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो इस पर लगने वाला वैद्युत बल यह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी इस दिशा में कार्य करेगा। ठीक है, ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर, यानी प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल और माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, ये दोनों बल कैसे हैं, तो एक दूसरे के बराबर विपरीत समानांतर होने के कारण दोनों बराबर भी हैं और इसकी दिशाएं क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीत समानांतर भी हैं। ठीक है, इसकी क्रिया रेखा को आगे बढ़ाएंगे, इसकी क्रिया रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो दोनों एक दूसरे के समानांतर भी। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के बलयुग्म का निर्माण करती हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में इस द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का जो आघूर्ण होगा टाई इक्वल टू PE sin थीटा। यह क्या करेगा कि यह वैद्युत द्विध्रुव AB जो है इसके अक्ष को घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। तो यह AB पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण हमारा हो जाएगा टाई इक्वल टू PE sin थीटा। ठीक है, अब इसको, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव जो है, यह वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र में स्थित है और जो बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा, यह आघूर्ण द्विध्रुव को, यानी AB को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का या लाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। कब करेगा, जब इसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। तो अगर इसको यहाँ स्वतंत्र छोड़ देंगे तो वैद्युत द्विध्रुव को जब आप स्वतंत्र करेंगे, क्योंकि यह वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो इस बलयुग्म के कारण यह घूम करके इस दिशा में संरेखित हो जाएगा, यानी कि ये घूम जाएगा, स्वतः घूम जाएगा, इस पर बाह्यकर्ता को कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें जैसे जैसे थीटा का मान परिवर्तन होगा, बदलेगा, बलयुग्म का आघूर्णता जो है इसके मान में भी परिवर्तन हो। लेकिन एक स्मॉल विस्थापन अगर कर दिया जाए, थोड़ा सा विस्थापित किया जाए, तो उस थोड़े से विस्थापन के लिए, अल्प विस्थापन के लिए क्या होगा कि टा का मान कांस्टेंट होगा, नियत होगा। तो हम क्या करते हैं कि इस वैद्युत क्षेत्र में स्थित जो वैद्युत द्विध्रुव है AB, इसको क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है, इसे d थीटा विस्थापित करते हैं और d थीटा विस्थापित करके A डैश B डैश की स्थिति में लाते हैं। ठीक है, यानी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, ठीक है, थीटा अंश की कोण पर स्थित है, इसे d थीटा कोण ऐसे विस्थापित कर दिया जाए, अल्प विस्थापन कर दिया जाए। तो अल्प विस्थापन करने के लिए बाहर से बल लगेगा। ठीक है, बाहर से हम कार्य करेंगे और इसको d थीटा विस्थापित करके A डैश B डैश की स्थिति में लाते हैं। तो A डैश B डैश की स्थिति में लाने के लिए, या हम कह सकते हैं d थीटा कोण विस्थापित करने के लिए, जो प्रारंभिक अवस्था है उस प्रारंभिक अवस्था से इसको अल्प विस्थापित करने के लिए या d थीटा विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य जो होगा हम ज्ञात करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव AB को d थीटा कोण विस्थापित करने में किया गया कार्य, जैसे मैंने लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव को d थीटा कोण विस्थापित करने में किया गया कार्य
डी ओमेगा हो या इसको घुमाने में किया गया कार्य डी ओमेगा हो, तो डी ओमेगा इक्वल टू टा इंटू डी थीटा हो जाएगा। तो डी ओमेगा इक्वल टू पी ई साइन थीटा, टा बराबर हमने ज्ञात किया है पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि इसकी प्रारंभिक स्थिति जो है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव AB की प्रारंभिक स्थिति यानी वैद्युत क्षेत्र के साथ θ1 कोण बनाता हो और इसको θ2 कोण तक घुमाना हो, यानी एक स्थिति कोई स्थिति इसको वैद्युत द्विध्रुव AB जो है इस वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर स्थित हो, उसको हम प्रारंभिक स्थिति मानते हैं और उस स्थिति से इसकी किसी दूसरे स्थिति में ले जाने में किया गया कार्य जो होगा वो हम ज्ञात करते हैं। तो द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य अगर W हो, जैसे मान लीजिए प्रारंभिक स्थिति ये भी हो सकता है, साम्यावस्था से इसको इस अवस्था में ले आए, ठीक है, यानी 90 डिग्री विस्थापित करें। साम्यावस्था है तो θ1 हो जाएगा इक्वल टू 0 और θ2 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, तो इसको यहाँ से साम्यावस्था से इस अवस्था में ले आए, है ना, लंबवत अगर विस्थापित करें या कह सकते हैं कि 90 डिग्री विस्थापित करें तो किया गया कार्य, या इसकी किसी प्रारंभिक अवस्था अगर कह दें यहाँ पर स्थित है, प्रारंभिक अवस्था में वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ θ1 कोण बनाता है और इसकी दूसरी अवस्था यानी कि θ2 तक यहाँ तक अगर ले आए तो इसके साथ बना कोण जो हो जाएगा θ2 हो जाएगा। तो कोई प्रारंभिक स्थिति इसकी है θ1 और इस θ1 से इसको θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य W अगर मान लिया जाए तो W इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ θ1 प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति हो जाएगा, लिमिट इसकी, तो लिमिट हो जाएगा θ1 से θ2 डी ओमेगा। ठीक है, डी ओमेगा का मान यहाँ से उठा करके आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, ये वैल्यू आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पी ई बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ θ1 θ2 साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करके आप लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ लिखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इक्वल टू W इज आल्सो इक्वल टू पी ई, ठीक है, साइन थीटा का होता है माइनस कास थीटा, लिमिट इसकी θ1 से θ2 हो जाएगा। ठीक है, आगे जब आप बढ़ेंगे तो किया गया कार्य जब आप ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, माइनस को आप बाहर कर लेंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई, ठीक है, कास थीटा θ1 टू θ2, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस पी ई कास θ2 माइनस कास θ1 लिख सकते हैं, इसको θ2 हो जाएगी माइनस θ1 हो जाएगा। अब इसको जब आप गुणा करेंगे माइनस का तो ये हो जाएगा पी ई माइनस कास θ2 प्लस कास θ1, ठीक है, देन पी ई क्या लिख सकते हैं, इसको कास θ1 माइनस कास θ2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कास θ1 माइनस कास θ2। वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य समथिंग के मान के बराबर होगा। अब जैसे मान लीजिए कि यदि इफ इसकी प्रारंभिक स्थिति यानी यह वैद्युत द्विध्रुव AB जो है वह वैद्युत क्षेत्र के दिशा में स्थित हो, इस साम्यावस्था में, जिसको हम कहते हैं कि साम्यावस्था में स्थित हो, तो θ1 इज आल्सो इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ1 इज इक्वल टू 0, यानी वैद्युत द्विध्रुव जो है वह किस अवस्था में हो, साम्यावस्था में स्थित हो, तो θ1 इज इक्वल टू 0 एंड θ2 इज इक्वल टू मान लिया जाए द्वितीय स्थिति इसकी थीटा है। ठीक है, मान जब रखेंगे तो W इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई कास θ1 0, तो कास 0 इज इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य हो जाएगा W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कास थीटा। ठीक है, इसमें भी दो कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं। एक तो सबसे पहले अगर ये मान लिया जाए कि इसको वैद्युत क्षेत्र में थीटांश घुमाया जाए, यानी कि यहाँ से
90 डिग्री घुमाया जाए तो θ2 = 90 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। और जब 90 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उस समय किया गया कार्य हो जाएगा W = PE, ठीक। सेकेंड कंडीशन में आप इसको 180 अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, 180 अंश सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 180 अंश का मान कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये -2PE हो जाएगा, यानी इसको घुमाने में किया गया कार्य जो होगा हम दो कंडीशंस में ज्ञात कर सकते हैं, θ = 90 डिग्री पर और θ = समथिंग। उसी तरह से जिस कंडीशन में भी आपको ज्ञात करना हो, ये साम्यावस्था है, θ1 = 0 की स्थिति है, ये 90 डिग्री की स्थिति है, वह 180 की स्थिति है, ठीक है। इसी तरह से इस दिशा में भी आप क्या करेंगे, इस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे घुमाने में किया गया कार्य जो है आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम ये कैलकुलेशन करते हैं ताकि इस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य समथिंग के मान को क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, ठीक है। जैसे हमने लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा हम कैसे ज्ञात करते हैं कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर के बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगी। यानी कि जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में ले आएंगे, तो जब ले आएंगे तो उस समय किया गया जो कार्य होगा वह किया गया कार्य उसमें संचित ऊर्जा के, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के अंदर जो ऊर्जा होगी उसके संचित ऊर्जा के बराबर होगा, ठीक। जैसे मान लीजिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, किसी स्थान पर समानांतर बल रेखाएं जो होती हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पर ये समानांतर बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव AB मानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव AB है, और इस वैद्युत द्विध्रुव को यानी कि वैद्युत द्विध्रुव AB को हम कहाँ से, तो अनंत से लाते हैं। इसमें वैद्युत द्विध्रुव अगर आ गया AB अगर है, तो ये आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के एक सिरे पर -q आवेश, दूसरे सिरे पर +q आवेश होता है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L मानते हैं। तो जब हम वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाते हैं तो इस प्रकार लाते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव जो है इसका आघूर्ण जो उसकी दिशा, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की जो दिशा है उसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है वह उसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की होती है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी ऐसे ही होगी। तो हम इस प्रकार इसको अनंत से इस प्रकार ले आएंगे कि इसकी दिशा यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा है उसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो, दोनों क्या हो, समदिश हो, एक समान हो, ठीक है। तो जैसे जैसे आप वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव के +q आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F = EQ, यह वैद्युत क्षेत्र के दिशा में कार्य करेगा, इस दिशा में बाहर की ओर कार्य करेगा। यानी वैद्युत क्षेत्र में +q आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव का जो +q आवेश है इस पर लगने वाला जो बल होगा यह किस दिशा में, तो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में कार्य करेगा, ठीक है। दूसरा -q आवेश जो है इस पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इस दिशा में कार्य करेगा। इस प्रकार +q आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में वाह्यकर्ता को कार्य करना पड़ेगा, यानी यहाँ प्रतिकर्षण कार्य करेगा। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बल लगा करके हम क्या करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो वाह्यकर्ता कार्य करेगा। लेकिन -q आवेश को अनंत से और इसके अंदर किसी बिंदु तक लाने में वाह्यकर्ता को कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं निकाय कार्य करेगी, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि -q आवेश स्वयं निकाय कार्य करती है, इस पर आकर्षण बल कार्य करेगा, ये अंदर की ओर आएगा, और इस पर वाह्यकर्ता कार्य करेगा, ये भी क्या होगा, वाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य। इसमें हम देखते हैं -q और +q आवेश को, तो -q आवेश हमेशा +q आवेश से 2L दूरी अधिक तय करेगा, ठीक है। दोनों में से यानी +q आवेश और -q आवेश जो है इसमें से -q आवेश जो होगा यह +q आवेश के सापेक्ष 2L दूरी अधिक तय करेगा। तो नेट जो कार्य होगा -q आवेश के द्वारा किया गया कार्य होगा यह 2L विस्थापन के कारण उत्पन्न होगा, या 2L दूरी जो अधिक तय करता है उसके द्वारा किया गया कार्य। जैसे हमने लिखा भी है कि वैद्युत द्विध्रुव AB को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में -q आवेश +q आवेश के सापेक्ष 2L अधिक दूरी तय करता है, ठीक है। क्या करेगा, जिससे -q आवेश द्वारा किया गया कार्य अधिक होगा, यानी यहां से ये अधिक विस्थापित होगा, तो किया गया कार्य क्या होगा, 2L
माइनस क्यू आवेश द्वारा किया गया कार्य अधिक होगा। तो नेट कार्य जो होगा यानी दोनों में से वाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य और निकाय द्वारा किया गया कार्य, दोनों में से इतना कार्य यानी कि 2L विस्थापित होने में किया गया कार्य निकाय द्वारा किया गया कार्य अधिक होगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा नेट कार्य बराबर माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल गुण चली गई दूरी, ये हो जाएगा माइनस QE 2L। यहां लिख सकते हैं P = आप जानते हैं 2L क्यू होता है, तो नेट कार्य हो जाएगा U0 is also equal to माइनस PE। ठीक है, तो इसको साम्यावस्था में अगर हमारा वैद्युत द्विध्रुव साम्यावस्था में ऐसे आ रहा हो, ठीक है, इस अवस्था में साम्यावस्था में अगर कहते हैं कि ऐसे ये आ रहा हो, ठीक है, तो इस समय उसमें संचित ऊर्जा U0 = माइनस PE के मान की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर वैद्युत द्विध्रुव को थीटांश घुमाया जाए, जैसे मान लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा जब इस स्थिति में हो, ठीक है, तो स्वतः घूम के ये ऐसे हो जाएगा, सामान्य स्थिति में आ जाएगा। तो इसको थीटांश घुमाने में किया गया जो कार्य होगा उसको हम देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव जो है इसको थीटांश घुमाने में किया गया कार्य याद करेंगे। ठीक है, यहां लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य W है, तो आप लिख सकते हैं W = कितना होता है PE1 माइनस cos थीटा। ठीक है, यह इसको साम्यावस्था में स्थिति में ऊर्जा हो जाएगी। अगर थीटांश कोण है तो ये स्वतः घूम करके साम्यावस्था में आएगा, तो इसको घुमाने में किया गया कार्य जो होगा वो समथिंग के मान के बराबर होगा। अब इसका कुल कार्य जो है यानी थीटांश घुमाने में इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने पर स्थितिज ऊर्जा, इसका पोटेंशियल एनर्जी जब होगा, ये हम लिख सकते हैं U is also equal to U0 plus W। ठीक है, यहां से U0 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, माइनस PE, ये हो जाएगा U is also equal to माइनस PE प्लस ये क्या है PE1 माइनस cos थीटा। देख रहे हैं, U0 का मान रखा साम्यावस्था में और थीटांश घुमाने में किया गया कार्य रखा। ठीक है, तो ये समथिंग मान के बराबर हो जाएगा। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस है, गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, तो U is also equal to आप लिख सकते हैं कितना होगा, तो ये लिख सकते हैं माइनस PE प्लस PE माइनस PE cos थीटा। ठीक है, इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा P माइनस PE cos थीटा। ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो संचित ऊर्जा U = माइनस PE cos थीटा। तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा समथिंग के मान के यानी कि माइनस PE cos थीटा के मान के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।